रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नायरा एक स्वाभिमानी और मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी। उसको शुरुआत से ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक था। वो आए दिन अपनी ऑफिस की दोस्त कृति के साथ में शॉर्ट ड्रेसेस की शॉपिंग करने के लिए जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नायरा ऑफिस में अपनी एक न्यू शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर कृति कहती है, ओहो माय हॉटी बेब्स, गजब ढारी है आज तो। सीरियसली यार, अच्छी तो लग रही हो ना? हाँ यार, बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता है आज बॉस ही फ्लैट ना हो जाए तेरे पर। तभी ऑफिस के कुछ लड़के नायरा को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तो उनमें से एक जिगर नाम का लड़का बोलता है, अरे यार, ये लड़की ना अपने दर्शन से मुझे इतना गर्म कर देती है। अगर किसी दिन ज्यादा पास आ गई ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। बाकी सभी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, लेकिन उनकी ये बातें उनके पीछे खड़ा उन्हीं का बॉस अर्नव सिंह सुन लेता है और कहता है, तुम लोग ऑफिस ये घटिया बकवास करने आते हो या काम करने? उसकी आवाज सुनकर सभी पीछे मुड़कर देखते हैं और घबरा जाते हैं, जिस पर अर्नव दोबारा उनको कहता है, ये कानाफूसी और नीच हरकत मेरे ऑफिस में दोबारा हुई तो याद रखना, उसी वक्त बाहर निकाल के फेंक दूंगा। अर्नव इतनी जोर से उन सभी को डांटता है कि ऑफिस का पूरा स्टाफ उन्हीं की तरफ देखने लगता है। अर्नव अपनी बात बोलकर अपने कैबिन में वापस चला जाता है, जिसके बाद कृति नायरा से कहती है, ये लोग पक्का तुझे लेकर ही बकवास कर रहे होंगे, आई एम श्योर। अरे यार, करने दो। मुझे ऐसे घटिया लोगों की सोच से और इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो यार, पर अगर हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो तो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है। और लड़की को सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से जज करना मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया सोच लगती है। यार देख, मेरी बात सुन। मैं लोगों की सोच की वजह से खुद में बदलाव क्यों लाऊं? लोगों का तो काम है बकवास करना। अब उनकी वजह से मैं थोड़ी ना चिंता करती फिरूंगी। दैट्स लाइक माय ब्रेव फ्रेंड। अच्छा चल, अब काम करते हैं, बहुत हो गई बातें। दोनों अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। नायरा के शॉर्ट ड्रेसेस की वजह से ऑफिस के लड़के आए दिन उस पर कमेंट्स पास किया करते थे, लेकिन वो इस सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन कृति के साथ में वो एक पार्टी में जाती है, जिसकी वजह से वो घर जाने में थोड़ी लेट हो जाती है। तो वो अकेले सुनसान सड़क पर खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार करने लगती है कि तभी 3 लड़के अपनी कार में से उसको वहाँ खड़ा देखकर अपनी गाड़ी रोकते हुए कहते हैं, अरे मैडम, कहाँ जाना है बताओ, हम छोड़ देते हैं। अरे कहाँ जा रही हो, शर्मा आ गई है? नहीं जाना कहीं, जाओ यहाँ से। नायरा की इस बात पर वो लड़का कार से उतरकर उसके पास आता है और कहता है, अरे ऐसे कैसे चले जाएं भाई? एक हसीना इतनी रात में छोटे छोटे कपड़ों में अकेली खड़ी कहर बरसा रही, तो हम भी थोड़े नजारे तो ले सकते हैं ना भाई। ओ जस्ट शट अप, चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुला दूंगी। वो लड़का नायरा के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर एक कार आकर रुक जाती है और कार में से अर्नव उतरता है। साथ ही वो नायरा का हाथ छुड़वाते हुए उनसे बोलता है, छोड़ इसको साले, वरना आज अपने घर जिंदा नहीं जाएगा तू। अबे ओ, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, समझे? लड़की तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अर्नव की उन लड़कों से हाथापाई होती है और तीनों लड़कों की अच्छे से पिटाई करने के बाद अर्नव पुलिस को कॉल करता है। साथ ही उनमें से एक लड़के का कॉलर पकड़कर वो कहता है, एक अकेली लड़की अपॉर्चुनिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समझे? बाकी कुछ ही देर में पुलिस आकर तुमको यहाँ से उठा ले जाएगी। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। इसके बाद अर्नव नायरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठाता है कि तभी नायरा उससे कहती है, सर आप यहाँ कैसे? मेरा पीछा कर रहे थे? ओ जस्ट शट अप, मैं अपने घर जा रहा था, तभी तुमको यहाँ इस हालत में देखा। एक तो हेल्प करो, ऊपर से ऐसा बिहेवियर टॉलरेट करो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, आपको बुरा लग गया। तुमको इतनी देर तक बाहर रहने की क्या जरूरत है? टाइम पर घर नहीं जा सकती क्या? आज अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरे बारे में तो सोच लिया करो।
आपके बारे में? पर क्यों? अर्नव अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, ये मैंने क्या बोल दिया? अब आप खुद से फुसफुसाना बंद करेंगे? आपका सच मेरे सामने आ चुका है। आई नो वेरी वेल कि आप मुझे पसंद करते हैं, पर कहते नहीं। अर्नव इतने में कार रोकते हुए बोलता है, घर आ गया तुम्हारा, जाओ जल्दी, वरना अंदर भी मुझे ही छोड़ के आना पड़ेगा। पर जवाब तो दे दो सर। अर्नव कोई जवाब नहीं देता। नायरा कार से उतरकर अपने घर जाती है और बोलती है, आप बहुत खड़ूस हो। उसकी इस बात पर अर्नव थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह नायरा ऑफिस पहुंचती है, जहां कृति उससे रात के बारे में सब पूछती है और कहती है, बेब्स तू ठीक तो है ना? रात को भी तूने मुझे पूरी बात नहीं बताई। नायरा कृति को रात की सारी बातें बता देती है, जिसके बाद कृति कहती है, यार थैंक गॉड सर टाइम पर आ गए थे। और क्या तूने उन्हें थैंक यू बोला? नहीं यार, अभी आए ही कहाँ है वो। नायरा की सारी बातें जिगर सुन लेता है और उनके पास आकर कहता है, अरे रे, ये तो होना ही था। छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों को अपने पास आने का इनवाइट करोगी तो यही होगा ना। कल तो बॉस ने बचा लिया, अब तुझको कौन बचाएगा छमिया। नायरा कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ पर अर्नव आ जाता है और कहता है, मैं ही बचाऊंगा और पूरी जिंदगी बचाऊंगा। कोई दिक्कत है तुमको? वो सर वो बस मैं ऐसे ही। मैंने कहा था ना तुमको, दोबारा ऐसी बकवास हुई तो तुम यहाँ से बाहर जाओगे। और क्या कह रहे थे? वो छोटे कपड़े पहनकर दूसरों को इनवाइट करती है। अरे तेरे जैसे घटिया लोग ही इसको इनविटेशन समझते हैं, वरना आम भाषा में इसको इंडिपेंडेंट चॉइस यानी खुद के लिए क्या सही है क्या नहीं इसका फैसला लेने का हक कहते हैं। सर आई एम रियली सॉरी, मैं कभी ऐसी दोबारा गलती नहीं करूँगा। करने के लिए यहाँ रहोगे भी नहीं, यू आर फायर्ड। अर्नव की ये बात सुनकर कृति बोलती है, ओ बल्ले बल्ले, मजा आ गया सर, तुसी तो छा गए। अर्नव के घूरने पर वो चुप हो जाती है और सर को नीचे झुकाकर बोलती है, ओहो कृति, पागल है क्या? तेरा भी नंबर लग जाता अभी। तभी अर्नव अपने कैबिन में जाते जाते नायरा से बोलता है, नायरा मेरे कैबिन में आओ अभी की अभी। नायरा उसके कैबिन में जाती है, जहां अर्नव हाथों में गुलाब लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके करीब आकर उससे बोलता है, तुम कल रात को जवाब मांग रही थी ना, तो सुनो मेरा जवाब। आई लव यू नायरा, विल यू मैरी मी? OMG, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मुझे तो लगा था कि आप मुझे खाली पसंद करते हैं। आई एम सो हैप्पी। मुझे खड़ा भी होना है मैम, जवाब तो दे दो। सॉरी सॉरी, खुशी खुशी में मैं तो आपको जवाब देना ही भूल गई। तो सुनिए मिस्टर अर्नव सिंह, आई लव यू सो मच और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। कुछ ही समय के बाद दोनों परिवार वालों की रजामंदी से एक दूसरे से बड़ी ही धूमधाम से शादी कर लेते हैं और अपनी एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शादी का सीजन था। मीनाक्षी अपनी हम उम्र से लगभग थोड़ी बड़ी रेनू, जो कि उसकी मौसी थी, उसके साथ पार्लर जाकर हाथों में मेहंदी लगवा रही थी कि तभी मीनाक्षी कहती है, रेनू यार, जल्दी तेरे हाथों में ना इससे भी बढ़िया मेहंदी लगेगी, देखना, वो भी तेरी शादी की। वो तो सबके लगती है, मेरे भी लग जाएगी। ओ, लड़की एक्साइटेड है। हाँ, मौज हो जाएगी बेटा तेरी जब नाना नानी तेरे लिए रिश्ता देख लेंगे। यार मम्मी पापा की तो बात ही मत कर, जब देखो कहेंगे कि हम तेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, ये लड़का कैसा है, वो कैसा है। मुझसे भी तो पूछना चाहिए ना कि मुझे कैसा लड़का पसंद है। अरे इतना उबल क्यों रही है? मेहंदी खराब हो जाएगी। तो देखना, आज शाम को शादी में सबसे अच्छे हम दोनों ही लगेंगे। यार मुझे नहीं करनी, मुझे ना सिड बहुत पसंद है, कोई सेटिंग करवा देना मेरे क्रश से मेरी। हो जाएगी मौसी जी आपकी सेटिंग और शादी सिड मौसा जी से। कि तू पागल वागल है क्या? क्या बोल रही है? मौसी मत बोल मुझे, अगर सिड ने सुन लिया तो। अरे भला वो कैसे आ सकता है? मीनाक्षी इतना कहती ही है कि उस पार्लर में ओपन शर्ट और गोगल्स पहने हुए सिड की एंट्री होती है और पार्लर की मालकिन से वो कहता है, आंटी आपका पार्सल देखो, आपने यही मंगवाया था ना। ओए सुन, देख यही है ना सिड, तेरा क्रश। ओ बेटे की जान, ये यहाँ कैसे? OMG, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है यार। मेरे बाल, मेरी ड्रेस सब ठीक तो है ना? अबे एकदम ठीक है तू। मीनाक्षी इतना कहती ही है कि सिड वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद दोनों अपने घर आ जाती हैं
और सिड के बारे में बातें करती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। दोनों लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होकर अपनी फ्रेंड की शादी में पहुंच जाती हैं। दोनों खाना खा ही रही होती हैं कि तभी रेनू के दुपट्टे पर खाना गिर जाता है तो वो बोलती है, OMG, इसको भी अभी गिरना था यार। मैं इसको जल्दी से साफ करके आती हूँ, तू यहीं रही हो, ठीक है? रेनू दुपट्टा साफ करते हुए जाती है कि अचानक उसकी टक्कर सिड से हो जाती है और वो उसे अपनी बाहों में थाम लेता है, जहाँ दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। ऐसे ही रेनू शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर सिड उससे कहता है, आपने आंखें क्यों बंद कर ली? क्या आप मुझसे शर्मा रही हैं? हाँ नहीं, वो मैं शर्मा नहीं रही, मतलब कैसे बताऊं, जब क्रश सामने आता है तो यही होता है। मेरी तो हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। ओके, मैं समझ गया। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रेनू आंखें खोलती ही है कि इतने में सिड वहाँ से ओझल हो जाता है। तभी मीनाक्षी उसे आवाज देती है। रेनू उसके पास जाकर उसे सब बताती है, लेकिन मीनाक्षी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अरे यार, कैसे विश्वास दिलाऊं? उसने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया था, कुछ बोला मुझसे और चला गया। चल ठीक है। कुछ ही देर के बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां मीनाक्षी के मम्मी पापा सिद्धार्थ नाम के एक हैंडसम से लड़के की फोटो दिखाकर रेनू के पेरेंट्स से रेनू के रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। अरे चाची जी, लड़का बहुत अच्छा है, एक बार रेनू को भी फोटो दिखा दो। उसकी शादी हो गई तो फिर मीनू का भी नंबर लगा दूंगी। लड़का तो अच्छा है, गुणी भी है। ठीक है पिंकी, फिर तुम इसके मम्मी पापा को बुला लो, यहाँ मिल लेंगे। दोनों अपने पेरेंट्स की बातें सुन लेती हैं और रेनू कहती है, माँ पापा, ये सब क्या है? आप दोनों से कहा था ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बेटा, एक बार फोटो तो देख ले। ये बोलकर उसकी माँ जबरदस्ती उसे फोटो दिखा देती है, जिसे देखने के बाद उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये तो मेरा सिड है, इसके साथ तो मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी और खुद खुशी भी। अरे बेटा, क्या हुआ? तू चुप क्यों हो गई? अपनी माँ के गले लगकर रेनू इस शादी के लिए हाँ कर देती है और अगले दिन सिद्धार्थ के घर वाले रेनू को देखकर उसे पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद सिड और रेनू घर वालों से छुपकर एक दूसरे से मिलते हैं कि तभी मीनाक्षी उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उनके पास जाकर उन्हें डराते हुए बोलती है, मौसी जी नमस्ते। तो कैसे हैं आप? मेरा मतलब आप दोनों। रेनू, ये कौन है जो हमें ऐसे डराकर मौसी मौसा बोल रही है? अरे मीनाक्षी, तू पागल है क्या? और कितनी बार बोला है तुझे, मुझे मौसी मत बोला कर, इनको भी मत बोल। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, शादी के बाद तो मैं आपको मौसी ही बोलूंगी। ऐसे अच्छा नहीं लगता। अभी तो हम साथ साथ बड़े हुए हैं, लेकिन बाद में तो आपकी इज्जत करना बनता है ना। हेलो सेठ, मैंने आपको पहले भी कई बार देखा है। जी हेलो। अच्छा, अब आप दोनों गपशप करो, मैं चलती हूँ, बाय। मीनाक्षी उन्हें अकेला छोड़कर आ जाती है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते हैं, लंच करते हैं। 4 दिन बीत जाते हैं। दोनों की शादी की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होती है, जहां मीनाक्षी डेकोरेशन का काम संभालती है और बोलती है, अरे भैया, आपसे कहा था ना कि गुलाब की जगह लिली के फूल लगाना, और वो लाइट देखना अभी तक नहीं लगी है अच्छे से। अरे बेटा, हल्दी मंगवा दी क्या? अरे नानी, वो तो मैं भूल ही गई। ये सुनकर रेनू बहुत घबरा जाती है कि तभी पंडित जी कहते हैं, बेटा शुभ मुहूर्त पर ही काम हो जाना चाहिए, नहीं तो अपशगुन हो जाता है। माँ, मेरी शादी में मुझे कोई विघ्न नहीं चाहिए, प्लीज जल्दी से मंगवा लो। रेनू की माँ अपने पति को हल्दी लाने के लिए भेज देती है, लेकिन 3 घंटे बीत जाते हैं मगर रेनू के पापा आ नहीं पाते। तो रेनू रोने लगती है कि तभी पंडित जी बोलते हैं, बेटा 5 मिनट बचे हैं शुभ मुहूर्त में। मुहूर्त में सिर्फ 1 मिनट बचता है कि भागते हुए हाथों में अपनी उतरी हुई हल्दी लेकर सिड वहाँ पहुँच जाता है और सबके सामने जाकर जल्दी से उसे हल्दी लगा देता है। साथ ही हाफते हुए कहता है, रेनू, अब चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसे कैसे तुम्हारा हल्दी का फंक्शन खराब होने देता मैं। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे हल्दी नहीं मिली?
अरे सब मीनाक्षी की वजह से पॉसिबल हुआ है। रेनू के हल्दी लगने के बाद सभी लोग मिलकर फंक्शन को एंजॉय करते हैं। शाम को रेनू के हाथों में भर भर कर मेहंदी लगाई जाती है। ऐसे ही अगले दिन रेनू दुल्हन बनकर मिरर के आगे अच्छे से तैयार हो जाती है। तभी मीनाक्षी उससे बोलती है, ओ रेनू कितनी प्यारी लग रही है यार। आज लास्ट बार तेरा नाम ले रही हूँ, कल से तुम दोनों मेरे मौसा मौसी। अरे क्या मौसी मौसा लगा रखा है तूने, हम दोनों को तू कुछ भी बोल सकती है। अरे नहीं यार, सब बोलेंगे फिर। और वैसे भी तो उम्र और रिश्ते दोनों में मुझसे बड़ी है। इतना बोलकर मीनाक्षी उसे नीचे लेकर जाती है कि अचानक स्टूल से अटक कर रेनू का लहंगा फट जाता है और ये देखकर वो कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा लहंगा तो फट गया मीनाक्षी, अब मैं नीचे कैसे जाऊंगी? सिड मेरा इंतजार कर रहा होगा। आज के ही दिन ये सब क्यों होना था भगवान? मुहूर्त भी निकल जाएगा। तू टेंशन मत ले, मैं तेरा लहंगा ठीक करने की कोशिश करती हूँ। एक काम कर, जब तक मैं तेरा लहंगा रेडी कर रही हूँ तो जींस पहन ले। मीनाक्षी बहुत ट्राई करती है लेकिन उसका लहंगा ठीक होने में बहुत वक्त लगाता है। ऐसे में पंडित जी बोलते हैं, जजमान शादी का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है, वधू को बुलाइए। तभी मीनाक्षी जैसे तैसे करके उसे तैयार करके दोबारा नीचे लाती है। दोनों मंडप में आकर वहाँ फेरे लेते हैं कि अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और सभी बोलते हैं, अरे मेरी शादी में इतनी अड़चन क्यों आ रही है? अब कैसे करेंगे हम शादी? हाँ, अब शादी कैसे होगी? अरे ये लाइट को क्या हो गया? अरे अरे घबराइए मत, मैं अपने मौसी की शादी रुकने नहीं दूंगी। जिसके पास फोन है सभी लोग अपनी फ्लैशलाइट ऑन करें। मीनाक्षी की बात सुनकर सभी लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं और इस तरह रेनू और सिड एक दूसरे के साथ फेरे लेते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। थैंक्स गॉड, हमारी शादी आज के ही दिन निपट गई। शादी करवाई किसने है? मीनाक्षी शर्मा ने। एक बात तो है, आज का सारा क्रेडिट मीनाक्षी को जाता है क्योंकि बिल्कुल यूनिक स्टाइल में शादी जो करा दी उसने हमारी। हाँ बिल्कुल। अरे ये देखो, लाइट भी आ गई। तो क्या हुआ, आपके लिए कुछ भी करूँगी। इस तरह वो दोनों अपनी शादी की फोटोज को क्लिक करवाते हैं और मीनाक्षी खाने के सेक्शन की तरफ जाती ही है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और तभी एक विशाल नाम का लड़का आकर उसका हाथ थाम लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। विशाल अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को कॉल करता है और उससे बोलता है, और मैडम कहाँ हैं आजकल? तेरे दिल में हूँ, कहाँ जाऊंगी? मेरे दिल में है तो मेरी शादी में भी जरूर आना। अगले महीने की 29 तारीख को मेरी शादी है। यार मैं कैसे आऊंगी तेरी शादी में? मैं यहाँ दिल्ली में सड़ रही हूँ और तू शादी अजमेर में कर रहा है। तू चिंता क्यों करती है, तेरा दोस्त आएगा तुझे लेने। तू बस मेरी शादी में एंजॉय करने के सपने देख। इतना बोलकर वो फोन रख देता है और नेहा अपनी माँ दिया से इस बारे में बात करती है, पर दिया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। तो शादी से कुछ दिन पहले ही विशाल नेहा के घर आकर उसकी माँ से बात करके उसे अपने साथ अजमेर ले जाता है। ऐसे ही एक दिन विशाल अपनी एक और दोस्त जानवी और नेहा के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए जयपुर की मार्केट में जाता है, जहाँ विशाल अपने लिए एक शेरवानी पसंद करते हुए नेहा से बोलता है, ओए बता कैसी लग रही है मुझ पर ये शेरवानी? हीरो लग रहा है ना तेरा दोस्त? बंदर लग रहा है एकदम इस शेरवानी में। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी होने वाली वाइफ शिवानी है ना, तुझे देखकर ही भाग जाए। सच में इतना बुरा लग रहा हूँ क्या? अच्छा चल, तो कोई अच्छी सी शेरवानी देख मेरे लिए। रुक जा, मैं देखती हूँ। तेरे बस की नहीं है कुछ करना, पता नहीं शिवानी तुझे कैसे संभालेगी। विशाल शेरवानी लेने के लिए नेहा से कह देता है। ये देखकर जानवी को गुस्सा आता है क्योंकि वो नेहा को पसंद नहीं करती थी और जब से नेहा आई थी विशाल हर समय सिर्फ नेहा का ही नाम जपता रहता था। पर उस समय जानवी अपना गुस्सा शांत कर लेती है और वो तीनों शॉपिंग करके घर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन घर में हल्दी की रस्म होती है, जहाँ घर की सारी औरतें विशाल को हल्दी लगा रही होती हैं। सबके हल्दी लगाने के बाद नेहा विशाल को हल्दी लगाते हुए उसे छेड़ते हुए कहती है, बेटा अब वो दिन दूर नहीं है जब तू भी रोएगा और गुलामी करेगा। फिर हम सब मिलकर गाना गाएंगे, विशाल जोरू का गुलाम बनके रहेगा।
बेटा तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? अरे बहुत जल्द तेरा भी नंबर आने वाला है, तब देखियो तू मैं कैसे मजे लूंगा तेरे। अच्छा ये बात है, रुक बेटा अभी बताती हूँ तुझे मैं। ये बोलकर वो हल्दी के कटोरे में से अपने दोनों हाथों में हल्दी लेकर उसके मुंह पर लगा देती है और भागने लगती है। जिसके बाद विशाल भी अपने हाथों में हल्दी लेकर उसके पीछे भागते हुए उससे बोलता है, नेहा की बच्ची आज तो तू नहीं बचेगी। पहले पकड़ के तो दिखा। ये बोलकर वो भागने लगती है कि तभी उसकी टक्कर जानवी से हो जाती है और उसके हाथों में लगी हल्दी जानवी के मुंह पर लग जाती है। जिस पर वो गुस्से में नेहा से कहती है, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं? सॉरी वो मैंने देखा नहीं। व्हाट सॉरी? क्या करूँ तुम्हारी सॉरी का? तभी वहाँ विशाल आ जाता है और जानवी को नेहा पर ऐसे गुस्सा होता देखकर विशाल उससे बोलता है, जानवी नेहा से ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई जो तुम उस पर इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही हो? हाँ हाँ तुम तो उसी की साइड लोगे, आखिर वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है और मैं कौन हूँ? मैं तो कोई भी नहीं हूँ तुम्हारी। आखिर इसके दोस्त की शादी है तो ये तो कुछ भी कर सकती है ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। रहने दो विशाल, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? गलती तो मेरी भी थी ना, मैं ही बिना देखे भागी जा रही थी और ये हल्दी जानवी को लग गई, अब उसे गुस्सा आएगा ही ना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। विशाल उसके पास जाता है और उसको काफी समझाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सब संगीत की तैयारियां करने लगते हैं। जहाँ कोई ढोलक बजा रहा होता है तो कोई नाच रहा होता है, तो वहीं कोई शादी की तैयारियों में लगा होता है। ऐसे में नेहा विशाल के पास जाकर उसके कान में बोलती है, ओए कल तेरी शादी है पर आज तो तेरी आजादी है ना। तो ये विशाल बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। तुझे जो बोलना है ना साफ साफ बोल, बातों को ऐसे जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमा। आज रात 10 बजे ना तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तू ना मुझे सारा काम खत्म करके घर के बाहर मिल जाइयो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो संगीत को एंजॉय करने लगती है और कुछ ही देर के बाद सभी मेहंदी लगवाते हैं। शादी की तैयारियां करते करते पूरा दिन निकल जाता है, जिसके बाद रात को सभी साथ में खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। पर मौका देखकर विशाल घर से बाहर जाता है और नेहा से मिलकर उससे बोलता है, क्या हुआ और तूने रात को मुझे घर से बाहर क्यों बुलाया? पहले तू मेरे साथ चलना। कहाँ यार, कुछ तो बता। अरे सवाल ही पूछता रहेगा, ये चलेगा भी। इतना बोलकर वो उसको अपने साथ फार्म हाउस पर ले जाती है, जहाँ उसके सारे दोस्त भी आए होते हैं। साथ ही उसने विशाल के लिए एक बैचलर्स पार्टी का अरेंजमेंट किया होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और नेहा को गले लगा लेता है। ये सब जानवी देख रही होती है और उन दोनों की इस तरह पिक्चर क्लिक करके वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विशाल अपने सभी दोस्तों के साथ बैचलर्स पार्टी खत्म करके चुपके से अपने घर जाकर सो जाता है। अगले दिन विशाल की शादी होती है। शाम को वो सेहरा पहनकर घोड़ी चढ़ता है। कुछ रस्में पूरी होने के बाद बारात निकलती है और लड़की वालों के दरवाजे पर जाकर रुक जाती है, जहां लड़की की मां आकर लड़के की आरती उतारती है, साथ ही बारात का स्वागत करती है। कुछ ही देर के बाद विशाल मंडप में बैठ जाता है, जहां पंडित जी लड़की को बुलाते हैं। तभी वहां शिवानी आती है और विशाल को नेहा की और उसकी साथ वाली पिक्चर दिखाते हुए उससे बोलती है, कौन है ये लड़की विशाल, और आखिर क्या रिश्ता है तुम दोनों का? शिवानी तुम मुझे गलत समझ रही हो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर कैसा है तुम ही बता दो ना। वो तो अच्छा हुआ जानवी ने सही समय रहते मेरे आँखों से तुम्हारे झूठ की पट्टी हटा दी। शिवानी एक बार विशाल की बात तो सुन लो। तुम चुप रहो, हमारे बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आखिर तुम होती कौन हो हमारे बीच बोलने वाली? शिवानी के मुंह से जानवी का नाम सुनते ही विशाल को सब कुछ समझ आ जाता है और शिवानी को वो सारा सच बताता है। सच्चाई जानने के बाद शिवानी जानवी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर उससे बोलती है, शायद तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से विशाल को कभी तुमसे प्यार नहीं हुआ। यही फर्क है तुम में और नेहा में। नेहा कभी मुझे दुखी नहीं देख सकती और तुम मुझे कभी सुखी नहीं देख सकती। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे शिवानी जैसी लाइफ पार्टनर मिली।
जिसको मुझ पर पूरा भरोसा है। हाँ, शिवानी बहक जरूर गई थी, पर उसको मुझ पर विश्वास था, तभी उसने मेरी बातों का यकीन किया। आज तो तुमने जो किया सो किया, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ भी करने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। नेहा सही बोल रही है। अगर तुम में शर्म होगी तो तुम ऐसा घटिया काम कभी नहीं करोगी। अब दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अपनी इतनी बेइज्जती होती देखकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और शिवानी खुशी खुशी विशाल से शादी करती है। साथ ही अपने दोस्त की शादी देखकर नेहा भी अपने घर वापस लौट जाती है। कुछ ही दिनों के बाद नेहा की शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है, जहां विशाल और शिवानी एक दूसरे के साथ आकर बहुत एंजॉय करते हैं। इसी के साथ दोनों दोस्त अपने अपनी जिंदगी की अपने अपने पार्टनर्स के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। कियारा के घर कुछ लोग उसकी बुआ दिया को देखने के लिए आते हैं और रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और शादी का दिन पास आ जाता है, जिसके लिए कियारा के पिता मोहन शादी का कार्ड छपवाने जाते हैं, जहां कार्ड वाला उनसे बोलता है, चलिए भैया, ये सब तो ठीक है, अब एक बार लड़के का नाम बता दीजिए। हाँ तो लिखिए ना। वैसे लड़के का नाम लिखना जरूरी है? मजाक तो बहुत अच्छा है भैया, अब जिसकी शादी है उसका नाम तो कार्ड पर ही होगा ना। दरअसल वो क्या है ना कि हम अपने जीजा का नाम भूल गए। हम अभी फोन करके अपनी बेटी से पूछकर आपको बताते हैं। मोहन कियारा को फोन करके उससे उसके होने वाले फूफा जी का नाम पूछता है और कार्ड वाले को बताकर घर चला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद कार्ड प्रिंट होकर आ जाते हैं, जिसके बाद पहला कार्ड मंदिर में और फिर बाकी सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को दिया जाता है। परिवार के बाकी सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। देखते ही देखते बहुत ही जल्दी संगीत का दिन आ जाता है और कियारा अपनी बुआ के पास जाकर उनसे बोलती है, फाइनली बुआ, आपकी शादी हो रही है। अब तो मैं भी बनूंगी सिंगल टू मिंगल। मेरी शादी हुई नहीं और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। अरे बुआ, आप जाओगी तभी तो मेरा नंबर आएगा। इतना बोलकर कियारा वहाँ से चली जाती है और डीजे पर जाकर डांस करने लगती है। धीरे धीरे मेहमान भी आने लगते हैं और आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। कियारा अपने हाथों से अपनी बुआ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करती है। कुछ ही देर के बाद नाचती गाती बारात भी उनके घर के दरवाजे पर आ जाती है। कियारा अपनी कुछ बहनों के साथ में दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी होती है और अपने होने वाले फूफा जी पवन को रोकते हुए कहती है, अंदर जाने के लिए फूफा जी पहले आपको पैसे देने होंगे, तब अंदर एंट्री होगी आपकी। पैसे ही तो देने हैं, दे देंगे हमारी प्यारी सालियों को। सालियाँ नहीं फूफा जी, भतीजियाँ। मेरी भतीजियाँ मेरी शादी वाले दिन ही बड़ी हो गई। मेरी कोई साली नहीं है जिससे मैं दिल लगा सकूं। ओह सो सैड फूफा जी। तो एक काम कीजिए, अपनी प्यारी प्यारी भतीजियों को पैसे दीजिए और जिनको दिल देने आए हैं उनको दिल दे दीजिए। कियारा की ये बात सुनकर पवन 200 के नोटों की गड्डी निकालकर उनको देते हुए बोलता है, ये लो मेरी प्यारी भतीजियों। ये नहीं चलेगा, ना ना और दो। सबके मना करने के बाद वो 500 के नोटों की गड्डी निकालकर उनसे बोलता है, अब तो एंट्री मिल जानी चाहिए, क्यों दोस्तों? ये भी नहीं चलेगा। आखिर में मुंह बनाते हुए पवन को 2000 के नोटों की गड्डी निकालनी पड़ती है, जिसके बाद वो उन सब से बोलता है, क्यों मेरी भतीजियों, अब इससे ऊपर क्या ही है, अब तो एंट्री मिलेगी ना? नो नो नो, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस बार भी ना सुनकर दूल्हे के सभी दोस्त एक साथ बोलते हैं, तो आखिर चलेगा क्या? उनके ये बोलते ही कियारा और उसकी बहनें अपने फोन में मनी ट्रांसफर का QR कोड खोलकर पवन को फोन दिखाते हुए बोलती हैं, ये चलेगा। वो क्या है ना फूफा जी, बैंक में कैश जमा करवाने का झमेला कौन पाले, इसलिए ये चलेगा। पवन बुरा सा मुंह बनाकर ना चाहते हुए भी एक एक करके सभी के फोन में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद कियारा उन सभी को अंदर जाने देती है। कुछ ही देर में दुल्हा और दुल्हन जयमाला के लिए स्टेज पर आते हैं, जहां लड़के के दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं।
दिया जैसे ही पवन के गले में जयमाला डालने जाती है, वैसे ही पवन के दोस्त मिलकर उसे पीछे खींच लेते हैं। ये देखकर कियारा जोर से अपने फूफा को बोलती है, फूफा जी आपके पैसे गिर गए। क्या? कहाँ? ये सुनते ही पवन और उसके दोस्त वहीं खड़े होकर नीचे देखने लगते हैं कि तभी दिया जल्दी से पवन के गले में जयमाला डाल देती है। ये देखकर एक बार फिर पवन को गुस्सा आता है और जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद सभी साथ में बैठकर फोटो खिंचवाने लगते हैं। तो वहीं कियारा अपनी बहनों के साथ एक जगह पर खड़ी होकर बात कर रही होती है। इतने में कैमरे वाला उसके पास आता है और उससे बोलता है, मैडम आप ऐसे ही रहो, बहुत बढ़िया पोज है, क्या मैं आपकी ले लूं? अरे ले लूं एक फोटो? हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले अपना तो निकाल लीजिए, कैमरे का ढक्कन। कियारा कैमरे वाले का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बहनों के साथ एक चेयर पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है कि तभी उसका फूफा उसके पास आकर बोलता है, हे प्रभु, क्या किस्मत है मेरी जो इतनी इतनी प्यारी भतीजी दी। काश बुआ से शादी ना होकर भतीजी से ही हो जाती। आखिर भतीजी किसकी हूँ मैं? आपकी। भतीजी जी, मैं क्या बोल रहा था, काश आप मेरी साली होती तो मजा ही आ जाता दोनों को, है ना? पवन कियारा के साथ मजे कर ही रहा होता है कि तभी पंडित जी उसको मंडप पर बुला लेते हैं। पवन मंडप पर जाकर आगे की रस्मों को पूरा करता है और उसके फेरे भी शुरू हो जाते हैं कि तभी एक पुलिस वाली आकर बोलती है, बंद करो यो ब्याह, यो को नहीं हो सकता। ऐसे कैसे नहीं होगी शादी? अरे इतना खर्चा किया है हमने, और वैसे भी जब तक मेरी बुआ की शादी नहीं होगी तब तक मैं कैसे बनूंगी सिंगल टू मिंगल। ए सुखा नशा करन वाली, पहले पूरी बात ता सुन ले। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सूत्रों तनु पता चला है कि एक अरबी आदमी अड़े इस ब्याह में घुसाया और वो बिना वीजा और बिना ब्याह के कार्ड के आया से, तो इसका मतलब हमने सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो ब्याह हो पाओगा। ये बोलकर पुलिस वाली अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक एक करके सभी लोगों की आइडेंटिटी चेक करती है, जिसमें से एक आदमी जो कि सफेद कुर्ता और सर पर दूल्हे का सेहरा लगाकर एक कोने में बैठकर खाना खा रहा होता है, उसे पकड़कर वो उससे बोलती है, हाँ बे कौन है तू और इस ब्याह में क्यों करा गया? हम तुमको नहीं जानती, हम बहुत दूर देश से आती। हम देखी बाहर तंबू लगा होती, हम बहुत जोर से भूख लगी तो हम बस आ गई, फरीका खान खाने आ गई हम। तुम खाती? तुम नहीं खाती? कोई बात नहीं, हम ही खा लेती। चल तने तो मैं फ्री का खाना खवाऊंगी। हाँ तो देवी और सज्जनों, ईब आप सारे इस ब्याह ना आराम से एंजॉय करो और मुफ्त का खाना जरूर खाकर जाइयो। राम राम। इतना बोलकर वो पुलिस वाली उस शख्स को अपने साथ ले जाती है और उनके जाते ही पवन के साथ दिया के फेरे एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। कुछ ही देर में शादी खत्म हो जाती है, जिसके बाद विदाई से कुछ देर पहले एक बार फिर पवन अपनी भतीजी और उसकी बहनों के पास आकर बैठकर उनसे फ्लर्ट करने लगता है कि तभी दिया वहां आ जाती है और उसको देखकर पवन वहां से भाग जाता है। तो दिया कियारा और बाकी लड़कियों से बोलती है, भला है बुरा है, थोड़ा सा ठरकी भी है, पर जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो अपना पति अपने पास रखिए बुआ, और वैसे भी है तो मेरे फूफा जी ही, और मैं अपने जवान फूफा पे लाइन थोड़ी ना मारूंगी, मैं तो उसके दोस्तों पे लाइन मारूंगी। इतना बोलकर कियारा अपनी बुआ को आंख मारती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद दिया की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल जाकर अपने पति के साथ साथ अपने ससुराल की भी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालने लगती है और अपने पति के साथ अपने जिंदगी की नई शुरुआत करती है। निहारिका बड़े ही आराम से अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसकी माँ अंतरा उसके पास आती है और पंखे को बंद करके उससे बोलती है, अरे ओ कुंभकर्ण उठ जा, एक शर्मा जी की बेटी है कियारा, सुबह सुबह उठकर नहा धो के मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, और एक ये महारानी है, इनकी तो आँख ही नहीं खुलती सुबह 10 बजे के बाद। माँ अभी तो 8 ही बजे हैं, आप सुबह सुबह मेरे सर पर बैठकर शर्मा जी की बेटी के गुणगान गाने लग गई। अरे वो लड़की है ही ऐसी कि मैं उसकी तारीफ करूं।
काश कि तू भी शर्मा जी की बेटी की तरह होती। माँ अब तो उठ गई ना, कम से कम अब तो शर्मा जी की बेटी के पर्चे बांटने बंद करो। इतना बोलकर निहारिका सीधा उठकर वॉशरूम में चली जाती है और कुछ ही देर में तैयार होकर अपनी माँ के पास जाती है और अंतरा से बोलती है, माँ भूख लग रही है और मैं ट्यूशन के लिए भी लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ बन गया, ये ले। और ये बता, तू ट्यूशन जा रही है या किसी पार्टी में जो ऐसे कपड़े डाले हैं तूने? माँ घर से बाहर जा रही हूँ तो इंसान बनकर ही जाऊंगी ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे छोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? तो आप क्या चाहती हैं? शर्मा जी की बेटी कियारा की तरह मैं बहन जी बनकर जाऊं? बेटा जिसे तू बहन जी बोल रही है ना, इसे संस्कार कहते हैं। काश तू भी शर्मा जी की बेटी की तरह होती। अपनी माँ की रोज की कहानी सुनकर निहारिका पक जाती है और बिना कुछ खाए गुस्से में अपनी नोटबुक उठाकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर उसकी माँ उससे बोलती है, हे भगवान, एक शर्मा जी की बेटी है जो अपनी माँ की हर बात मानती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, और एक मेरी बेटी है जो मेरी एक भी बात नहीं सुनती। निहारिका बिना कुछ खाए घर से चली जाती है, जिस वजह से अंतरा परेशान हो जाती है और निहारिका को फोन करने लगती है, पर निहारिका गुस्से में अपनी माँ का फोन नहीं उठाती और अपने बॉयफ्रेंड विष्णु के साथ उसकी बाइक पर बैठकर घूमने के लिए चली जाती है। साथ ही शाम को जब घर लौटती है तो अंतरा उससे बोलती है, अच्छा बेटा, तो आज ट्यूशन में क्या क्या हुआ, जरा अपना नोटबुक तो दिखा। माँ वो मैं आज बहुत थक गई हूँ, आपको बाद में दिखाती हूँ ना आज मैंने क्या किया था। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं तुझे आज दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या देखा आज। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर निहारिका घबरा जाती है और अंतरा उसको उसकी और विष्णु की एक साथ वाली फोटो दिखाते हुए उससे बोलती है, एक शर्मा जी की बेटी है जो कॉलेज से सीधा घर जाती है, समझी, और एक तू है जिसकी आशिकी ही खत्म नहीं हो रही। देख लेना, एक दिन वो लड़की तरक्की करेगी और तू शादी के बाद ससुराल में चूल्हा चौका करेगी। माँ अब फिर से शुरू हो गई। अरे जब देखो शर्मा जी की बेटी ये, शर्मा जी की बेटी वो, शर्मा जी की बेटी फलाना ढिमकाना। अरे सुन सुन कर मैं पागल हो गई हूँ। निहारिका गुस्से में जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है और कुछ ही देर में अंतरा उसके लिए उसके कमरे में खाना लाती है और अपने हाथों से उसे खिलाते हुए बोलती है, बेटा मैं तुझे कंपेयर नहीं कर रही, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जैसे लोग उसकी तारीफ करते हैं ना, वैसे ही सब तेरी भी तारीफ करें। अपनी माँ को ऐसे उदास और उनकी बातें सुनकर निहारिका को अच्छा नहीं लगता। वो अपनी माँ से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। अंतरा भी निहारिका को माफ कर देती है और विष्णु के बारे में एक फ्रेंड की तरह पूछती है। निहारिका भी अपनी माँ को उसके बारे में सब बता देती है। अगले दिन वो विष्णु से मिलती है और उससे बोलती है, विष्णु तुम्हें नहीं पता, किसी ने तुम्हारी और मेरी फोटो क्लिक करके मेरी माँ को सेंड कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया था। क्या? तो तुम्हारी माँ ने कुछ बोला नहीं? नहीं, मेरी माँ दूसरों की तरह नहीं है, पर मुझे फिर भी जानना है आखिर ये किसकी हरकत थी। ये तो तुम अपनी माँ से भी सीधा पूछ सकती हो। यार मेरी माँ इतनी भी अच्छी नहीं है। निहारिका उससे बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर शर्मा जी की बेटी पर पड़ती है, जो कि शॉर्ट ड्रेस में कुछ लड़कों के साथ एक कोने में खड़ी होकर ड्रिंक कर रही होती है। उसका ये रूप देखकर निहारिका बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है, हो तो ये है इन मैडम की असलियत। अरे घर में तो बड़ी सीधी सादी संस्कारी बनकर रहती है और बाहर देखो कैसे कैसे कांड कर रही है। इसकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। ये है क्या जो तेरे मोहल्ले में इतनी फेमस है? अरे ये लड़की एक नंबर की बिग डायल है, बिग डायल। तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे जानते हो इसे? बहुत अच्छे से। पता नहीं कितने आशिक हैं इसके जो इस पर पैसे उड़ाते हैं। और तो और एक नंबर की नशेड़ी भी है ये। वैसे भी ये मेरे कॉलेज की ही है और इसके कुछ आशिक में से एक मेरा दोस्त भी था जिसका इसने बहुत अच्छे से काटा था। शर्मा जी की बेटी की सच्चाई जानकर निहारिका को यकीन नहीं होता, पर उसके सामने जो नजारा था उसको वो इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। निहारिका तुरंत उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है जिसमें वो ड्रिंक कर रही होती है। उसकी ये पिक्चर्स लेकर वो सीधा अपने घर जाती है
जहाँ पर अंतरा उसे घर का काम करने को कहती है, लेकिन निहारिका काम करने से मना कर देती है। और एक बार फिर उसकी माँ शर्मा जी की बेटी का नाम लेकर उससे बोलती है, अरे कुछ सीख ले उससे, एक शर्मा जी की बेटी है, घर का सारा काम करती है और तुझे एक काम बोल दो तो नाक टेढ़ी कर लेती है अपनी माँ की ये बात सुनकर इस बार निहारिका गुस्सा ना होकर बल्कि सोफे पर आराम से लेटकर अपने फोन में शर्मा जी की बेटी के पिक्चर्स को देखकर अपनी माँ से बोलती है, अब बोलो माँ, बन जाऊं शर्मा जी की बेटी कियारा के जैसी। ये बोलकर वो अपनी माँ को शर्मा जी की बेटी की वही पिक्चर्स दिखाती है जो कि उसने क्लिक की थी, जिसे देखकर अंतरा जल्दी से उसके हाथों से फोन ले लेती है और फिर बोलती है, हाय राम जी, ये शर्मा जी की बेटी मोहल्ले में तो कितनी संस्कारी बनती है और यहाँ तौबा तौबा। माँ, अगर आप ये सब देखने के बाद भी चाहती हो कि मैं ऐसी बन जाऊं तो ठीक है, बन जाती हूँ शर्मा जी की बेटी जैसी। खबरदार, अगर तू इसकी तरह बनी तो तू जैसी है वैसी ही रहना। माँ, तो मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप शर्मा जी की बेटी का नाम भी नहीं लेंगी और ना ही कभी मुझे उससे कंपेयर करेंगी। अरे कभी नहीं बेटा। अच्छा माँ, एक बात और पूछनी थी, आपके पास मेरी और विष्णु की पिक किसने सेंड की थी? अरे मिसेस शर्मा जी ने भेजी थी। कियारा ने तेरी पिक लेकर अपनी माँ को दिखाया और उन्होंने मुझे भेज दिया। अरे रुक, मैं तुझे भी दिखाती हूँ शर्मा जी की बेटे के कारनामे। क्या माँ, छोड़ो ना, आपको मुझ पर भरोसा है और मुझे आप पर, बाकी दुनिया गई गड्ढे में। और रही बात वो शर्मा जी की बेटी की, तो कुछ दिनों बाद उन्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि उनकी बेटी क्या चीज है। निहारिका अपनी माँ को ऐसा करने से रोक देती है, जिसके बाद से अंतरा निहारिका को शर्मा जी की बेटी से कंपेयर करना बंद कर देती है। और कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि शर्मा जी की बेटी किसी के साथ भाग गई है। ये जानकर अंतरा मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।